क्लास में आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था कि रेजोनेंस क्या है, इसकी केमिस्ट्री में क्या नीड है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग ये सीखने जा रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के लिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर आपको लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। उसमें कंडीशंस अगर आपको पता है कि किस मॉलिक्यूल में वेदर रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार अगर आपको ये पता चल जाए कि उस मॉलिक्यूल में वेदर रेजोनेंस है या नहीं है, इसके बाद आप उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। तो बात है, जब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करते हैं। आयंस का केस होगा तो कैटायन हो सकता है, मीन पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा। एनायन का केस है तो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा। और अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो एक कैटेगरी मैंने बना रखी है, बहुत ही सिंप्लीफाई इसको मैंने कर दिया है। कैटायन का डीलोकलाइजेशन हम लोग एक बार देखेंगे, फिर एनायन का डीलोकलाइजेशन देखेंगे, फिर न्यूट्रल सिस्टम में कैसे रेजोनेंस होगा। तो पहले हम लोग कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए। कहां पर रेजोनेंस हो सकता है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कैटायन के बारे में बात करेंगे। अगर आयनिक स्पीसीज है तो वो कैटायन हो सकता है। एनायनिक स्पीसीज अगर है तो वो एनायन हो सकता है। और तीसरा केस है न्यूट्रल सिस्टम। तीसरा केस क्या है? न्यूट्रल सिस्टम। तीसरा केस न्यूट्रल सिस्टम का है, राइट। तो हम लोग बेसिकली कैटायन, एनायन और न्यूट्रल सिस्टम के लिए कंडीशन क्या, बहुत ही सिंपल है, खाली इसको अच्छे से मेरी बात सुनिए और समझिए। अगर कैटायन मीन पॉजिटिवली चार्ज एटम किसी ऐसे एटम से अटैच है जो कि डबली बॉन्डेड है नेक्स्ट एटम के साथ, ऐसा कंडीशन होल्ड नहीं होना चाहिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वही डबली बॉन्डेड है। तो उस केस में कभी भी पॉजिटिव चार्ज उस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं ले पाएगा, राइट। यही सेम केस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि ट्रिपली बॉन्डेड, नेक्स्ट एटम का सब ट्रिपली बॉन्डेड, तो वहां पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। बट ऐसा केस पॉसिबल ना हो कि पॉजिटिव चार्ज जिसपे है वही ट्रिपली बॉन्डेड एटम है, तो उस केस में ये पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं ले पाएगा, राइट। तीसरा देखिए, पॉजिटिव चार्ज जिसपे है किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिस पर कि नेगेटिव चार्ज हो। याद रखना, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो अंडरस्टैंड वाली बात है कि उसके पास एक लोन पेयर तो होना ही होना है, राइट। तो वेदर लोन पेयर उससे मेंशन करे या ना मेंशन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर भी रेजोनेंस है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन, पॉजिटिव चार्ज किसी ऐसे एटम पे है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर क्या होता है? ऐसा पेयर जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट ना करे। तो इन दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों में ही लोन पेयर है। अनकॉमन बात क्या है? इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पे ये न्यूट्रल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेबरिंग एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, वेदर वो नेगेटिवली चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो। तो ये 3-4 केस बेसिकली देख रहे हैं जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेंस, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है एनायनिक केस है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिवली चार्ज एटम किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि डबली बॉन्डेड हो, लाइक दिस। ऐसा केस होगा, नेगेटिव चार्ज जिस पर है वही डबली बॉन्डेड होगा, तो कभी भी रेजोनेंस उस डबल बॉन्ड से नहीं ले पाएगा। फिर से सुनिए, नेगेटिवली चार्ज एटम अगर खुद डबली बॉन्डेड तो उस पाई बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं ले पाएगा। नेगेटिवली चार्ज एटम किसी ऐसे एटम से अटैच जो कि ट्रिपली बॉन्डेड है, तो उस केस में वो उस ट्रिपल बॉन्ड से रेजोनेंस ले लेगा। लेकिन अगर ऐसा केस है कि नेगेटिवली चार्ज एटम खुद ही ट्रिपली बॉन्डेड है, तो याद रखना उस ट्रिपल बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं ले पाएगा। तीसरा केस है, नेगेटिवली चार्ज एटम किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। जिसके पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। वो वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है? पी का भी हो सकता है और डी का भी हो सकता है। तो जिस पर भी नेगेटिव चार्ज है
डायरेक्टली अटैच एटम के पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल होगा तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिवली चार्ज एटम जिससे डायरेक्टली अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है उसके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल होना चाहिए। तो एक बात कॉमन है कि नेगेटिवली चार्ज एटम जिससे अटैच है इन दोनों में दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट p या d होना चाहिए। तो यही केस है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस पे जा सकता है। इसके अलावा केस होगा तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। न्यूट्रल सिस्टम के बारे में बात करें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, न्यूट्रल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करें कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है अगर अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल सिंगल का अरेंजमेंट है ना, डीएस 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 का पैटर्न, कैसा पैटर्न हो, डीएस 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 का पैटर्न हो। अगर अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल सिंगल का पैटर्न होगा तो वहां पर रेजोनेंस हो। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, डबल सिंगल तो अल्टरनेट ऑर्डर पे होगा तो वहां पर रेजोनेंस होगा। बट अगर ऐसा केस है तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है, राइट। ये केस ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी अप्लीकेबल होता है। अगर हम लोग बात करें, अगर लोन पेयर कंटेनिंग एटम किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, p या d का, तो फिर वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल होगा। लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल होगा, वहां पर रेजोनेंस होगा। तीसरा केस देखिए, लोन पेयर कंटेनिंग एटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि कंजुगेटेड मीन डबली बॉन्डेड, नेक्स्ट एटम के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बहुत अच्छे से सुनिए, ये क्या है बेसिकली अनपेयर्ड, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम किसी ऐसे एटम के साथ अटैच हो जो कि डबली बॉन्डेड हो, तो वहां पर भी रेजोनेंस पॉसिबल होगा। ये क्या है, फ्री रेडिकल। प्रीवियस क्लासेस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, फ्री रेडिकल किसी दूसरे फ्री रेडिकल से ही कंबाइन कर पाएगा, तो इस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। और एक केस और देखिए, कोई ऐसा एटम जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, सपोज दैट वो हो गया ए के में खास बात क्या, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। कैसा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, p या d। अगर p या d वैकेंट ऑर्बिटल है और ये मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड हो, किसी नेक्स्ट एटम के साथ, तो वहां पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। ये केस और ये केस दोनों में एक बात कॉमन है, बस डिफरेंस क्या है, B के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, यहां पर A के पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये लोन पेयर का केस हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन का केस हुआ, तो इन दोनों ही केसेस में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये केसेस है, अगर ये कंडीशन उस पर होल्ड हो रहा होगा तभी रेजोनेंस पॉसिबल है, अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल है। जितने भी कैटायनिक केस थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, जितने भी एनायनिक केस थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, जितने भी न्यूट्रल सिस्टम थे वो मैंने आपको बता दिए। कैटायनिक के केस में ये 3-4 पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना है, इसमें भी 4 पॉइंट वो याद रखना और इसमें भी 4 पॉइंट है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैटायंस के केस में कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको लिखना है, फिर इसके बाद एनायन अगर कोई है तो उसमें कैसे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, और कोई अगर न्यूट्रल सिस्टम है तो कैसे रेजोनेटिंग डीलोकलाइजेशन से रेजोनेंस अगर होता है तो कैसे होता है। तो आपको कंडीशंस ऑलरेडी मैंने बताई रखी, मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर आयंस लिख रहा हूँ, आपको बस कंडीशन चेक करके बताना है किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, कैसे लिखना होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं।
तो बात आई, ये जो कैटायन दे रखे हैं हमें पता करना है किस में रेजोनेंस होगा, किस में रेजोनेंस नहीं होगा। तो जो आपको 4 कंडीशन मैंने बता रखा है, उन 4 कंडीशन पे 1 बाय 1 हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एटम किसी ऐसे एटम से अटैच होना चाहिए जो कि डबली बॉन्डेड हो। तो बात है क्या, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है? आंसर है यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, बिकॉज डबली बॉन्डेड होना चाहिए। इस वाले केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो यस रेजोनेंस पॉसिबल है। कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे, है ना, और कैसे लिखना होता है वो चीजें मैं अभी आपको सिखाता हूं। इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, यस इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या इस वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है? यस इस वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज एटम किसी ऐसे एटम से अटैच है जो कि डबली बॉन्डेड हो। क्या इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है? तो आंसर है यस, इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे? बिकॉज डायरेक्टली, देखिए ये कंडीशन मैंने बताया थी, ये वाली कंडीशन आप लोग बोल रहे सोच रहे होंगे यार ये कंडीशन सर ने बताई थी कि पॉजिटिवली चार्ज एटम अगर खुद ही डबली बॉन्डेड है तो वहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता है, इस पाई बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं हो सकता, वही सेम कंडीशन है। लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको साथ में ये भी तो बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज एटम किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर हो। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिवली चार्ज एटम इस पाई बॉन्ड से रेजोनेंस ना लेके किससे रेजोनेंस लेगा? इसके पास एक नहीं दो लोन पेयर है, इसके लोन पेयर से रेजोनेंस लेगा। तो आंसर यस, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। 5th वन के बारे में बात करें, पॉजिटिव चार्ज जिस पर है डायरेक्टली अटैच एटम डबली बॉन्डेड, यस यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। 5th वन के बारे में बात करें, पॉजिटिवली चार्ज एटम जिससे भी अटैच डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड है, यस यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। 6th वन के बारे में बात करें, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच है डबली बॉन्डेड, इस साइड दोनों साइड में से कहीं से भी ले सकता है। और एक केस में यहाँ पर और लेने जा रहा हूं 7th वन, क्या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा? तो आंसर है सिंस पॉजिटिव चार्ज डबली बॉन्डेड एटम पे है, इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। जिन जिन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है उनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाते हैं, आइए उसके बारे में बात करें। उनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाएंगे और उनके इंटरमीडिएट क्या होंगे, आइए उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव, जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखना है ना। कंडीशन एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं। नेगेटिव चार्ज जिसपे किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि डबली बॉन्डेड हो, नेगेटिव चार्ज जिसपे है किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि ट्रिपली बॉन्डेड हो, नेगेटिव चार्ज किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो। क्या होना चाहिए? वैकेंट p या d ऑर्बिटल, वैकेंट p या d ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो वैकेंट p ऑर्बिटल होगा या फिर d ऑर्बिटल होगा। तो नेगेटिव चार्ज जिस पे है, खास बात कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली अटैच एटम के पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल। नेगेटिव चार्ज जिस पर है किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, और उसके लिए भी कंडीशन क्या है? उसके पास p या d होना चाहिए। मतलब रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वही कंडीशन इस पे है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल कार्बोकैटायन या पॉजिटिवली चार्ज एटम जैसे आपने लिए थे, बिल्कुल उससे मैच करता हुआ। क्या पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से रेजोनेंस लेगा? तो डायरेक्टली अटैच एटम सिंस सिंगली बॉन्डेड है, रेजोनेंस नहीं ले पाएगा। क्या नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से रेजोनेंस लेगा? सिंस डायरेक्टली अटैच एटम डबली बॉन्डेड है, यस वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेंस पॉसिबल है तो इसके लिए आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लीजिए। क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पर कैसा चार्ज लाना है? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके लिए आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज उसके ठीक एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाना है। कैसे होगा? बॉन्ड रोटेट करे कुछ इस तरीके दर पर टेल आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इस कार्बन एटम पे एक नेगेटिव चार्ज गेन हुआ, राइट। इंटरमीडिएट बनाना है इससे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस लेंगे तो स्ट्रक्चर फिर से रिपीट करेगा। तो आप क्या करेंगे? इसका इंटरमीडिएट लिखिए, इसका इंटरमीडिएट लिखिए। ये जो सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं डबल में कन्वर्ट हो रहा है, डबल देख रहे हैं सिंगल में, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर।
और जिन जिन एटम पे चार्ज है वहां पर पार्शियल चार्ज आप दिखा दें। यही सारी चीजें आपने सीखी थी कार्बोकैटायनिक केस में या पॉजिटिव चार्ज के केस में। क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्या नेगेटिव कंडीशन होल्ड हो रही है, देखिए नेगेटिव चार्ज इस पे है, डायरेक्टली अटैच एटम डबली बॉन्डेड, यस इससे रेजोनेंस लेगा। अगर रेजोनेंस लेगा तो स्ट्रक्चर इस पे कैसा चार्ज लाना है? पॉजिटिव चार्ज लाना है। पॉजिटिव चार्ज लाना है तो एरो का टेल इस कार्बन पे होना चाहिए। यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ का नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेजोनेटिंग इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तरीका बहुत आसान है। जिस कार्बन ऑक्सीजन में आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, किसी एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड में जा रहा, ना तो कहीं पर सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड, बेसिकली पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब डॉटेड लाइन से जिन जिन पे चार्ज, उसको पार्शियल चार्ज से आप रिप्रेजेंट कर दें, राइट। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज, इसी तरीके से अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस पे जा सकता है? यस बिल्कुल जा सकता है। किस वाले डबल बॉन्ड से लेगा? लेफ्ट वाले या राइट वाले, दोनों से ले सकता है, ठीक है। और ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि पूरे रिंग में रेजोनेंस पॉसिबल है। लेफ्ट राइट कोई सा भी ले लीजिए, बस याद रखिए जिस वाले डबल बॉन्ड से रेजोनेंस लेंगे उसका ठीक अपोजिट चार्ज नेबरिंग एटम पे। कैसा चार्ज? अपोजिट चार्ज। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एरो का हेड जिस पर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जो जैसे एज इट इज कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज इस वाले और इस वाले दोनों डबल बॉन्ड से रेजोनेंस ले लेगा। इस वाले डबल बॉन्ड से रेजोनेंस लेगा तो बॉन्ड रोटेट करिए। एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तब जब तक चलेंगे जब तक कि वही स्ट्रक्चर न मिल जाए, और एंटी क्लॉकवाइज लिया तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे जब तक कि वही स्ट्रक्चर प्रीवियस स्ट्रक्चर फर्स्ट में न मिल जाए। इसको रोटेट करेंगे, यहाँ का नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक बेहतरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये डबल बॉन्ड एज इट इज बोला डोंट टच, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव ऐसे भी ले सकता है, ऐसे भी ले सकता है, जो डायरेक्शन आपने लिया उसके आगे बढ़े क्लॉकवाइज, तब तक बढ़ता है, बढ़ना है तब तक जब तक का आपका टारगेट यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर न रिपीट ना कर जाए, तब तक आपको चलते रहना है। डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते जाए, आगे बढ़ते जाए, डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते जाए, आगे बढ़ते जाए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते जाए, आगे बढ़ते जाए। अभी नेगेटिव चार्ज कहां पे आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है। अगेन ये नेगेटिव चार्ज इस वाले डबल बॉन्ड से रेजोनेंस लेगा, जब तक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते जाए तब तक आगे बढ़ते जाए। एरो का प्रॉपर यूज करना सीखे, क्योंकि जब आप मैग्नेटिज्म प्रपोज करेंगे वहां पर एरो का यूज करना होगा। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, नेगेटिव चार्ज से भी ले सकता है, इससे क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, इसको रोटेट करेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आए, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव, दोनों आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, फर्स्ट वन स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट वन स्ट्रक्चर में भी यही बात है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। और अब इसका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर लिख ले, इसका आपको क्या लिखना है? इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर लिखना है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में आप देखिए, जो सिंगल बॉन्ड है किसी ना किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है किसी ना किसी स्ट्रक्चर में सिंगल में जा रहा होगा। एक्चुअल में सारे जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है सारे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और पार्शियल के लिए डॉटेड लाइन। पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा है, राइट। तो बात करते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट केस के बारे में बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल, दो कार्बन आयन दे रखे हैं, पूछा जा रहा है किस पे रेजोनेंस है। आइए कंडीशन हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, किस पर रेजोनेंस वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। नेगेटिवली चार्ज एटम जिस भी एटम से डायरेक्टली अटैच होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। चेक करते हैं नेबरिंग एटम में किस में वैकेंट ऑर्बिटल। इसका वैलेंस सेकेंड सेल
और p कंप्लीटली 6 है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि Cl के बारे में बात करें, इसका वैलेंस शेल थर्ड शेल है, s कंप्लीटली फिल्ड है, p कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन आपको पता होगा Cl का वैलेंस शेल थर्ड शेल है और थर्ड शेल से d सबशेल की स्टार्टिंग है। इसके पास 5 वैकेंट d ऑर्बिटल है। कौन कौन से 5 है? वो 5 है dx² माइनस y², dz² हो गया, dxy, dyz एंड dzx। इसके पास 5 वैकेंट ऑर्बिटल है। जरूरत क्या होती? एक वैकेंट p या d ऑर्बिटल की। तो लोन पेयर मीन नेगेटिव